हेलो बच्चों, आपकी 5th सेम की पहली कविता हम पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सभी बच्चों को मैं ये कहूंगी कि अज्ञेय का पूरा नाम लिख करके अभ्यास करेंगे। पहली कविता हम पढ़ेंगे। अज्ञेय आधुनिक हिंदी कविता के जाने माने कवियों में से एक है। यह आपका पहला चैप्टर है और इसमें हम अज्ञेय की लगभग 6-7 कविताएं पढ़ेंगे। पहली कविता हम पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है हमारा देश। कवि ने भारत देश की पहचान हमारे गांव वासी को बताते हुए कहा है कि भारत की जो असली संस्कृति है वह गांवों में ही बसती है। आइए पढ़ते हैं कि इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गंवारू झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। अज्ञेय कहते हैं कि ग्रामीण अंचल में अर्थात गांवों के आसपास ही, तृण फूस का अर्थ है घास फूस के छप्पर अर्थात छत से बने हुए झोपड़ों में रहने वाले, ढके ढुलमुल का अर्थ है ढीले ढाले, गंवारू का अर्थ है जिनका मन साफ है। यहाँ गंवारू का अर्थ यह कदापि नहीं है कि वे उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वे अज्ञानी है, नहीं, उनका मन सीधा साधा है, उनके अंदर किसी भी तरह की शानपत नहीं है। ऐसे झोपड़ों में ही हमारा भारत देश बसता है। कवि क्या कहना चाहता है कि हमारा असली देश गांवों की झोपड़ियों में ही बसा हुआ है, क्योंकि वहां पर हृदय के साफ सच्चे इंसान निवास करते हैं। यहाँ के लोग ही हमारी सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। कवि ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मुख्य आजीविका भी कृषि है। यहाँ के निवासी गांव में ही निवास करते हैं और सीधे साधे मन वाले लोग साधारण रहन सहन खान पान के साथ अपनी सभ्यता संस्कृति को सहेजे हुए हैं, संभाले हुए हैं। फिर आगे देखिए कवि क्या कहता है कि इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। कवि क्या कहता है कि जो यह आदिवासी लोग हैं, जो ग्रामीण कबीलों में रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? अपने संगीत के लिए ढोल मादल बांसुरी आदि वाद्य यंत्र बजाते। उन्हें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है, यह गुण उनमें कुदरती होता है। वह संगीत के माध्यम से जो सुर निकालते हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे हमारी साधना का रस बरस रहा हो। वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का वास्तविक रस उत्पन्न करते हैं। कवि क्या कहना चाहता है कि उनके संगीत की ओर मन सहसा आकृष्ट हो जाता है, उस तरफ खिंचता चला जाता है। गांव के लोगों के द्वारा अपने मनोरंजन के लिए जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जो संगीत बजाया जाता है, उसकी स्वर माधुरी में हमें असीम आनंद मिलता है, एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए कवि क्या कहता है कि गांव में ही हमारा सच्चा भारत देश बसता है, जहां पर किसी भी तरह की वैर भावना नहीं होती, किसी भी एक दूसरे के प्रति कोई शत्रुता नहीं होती, जहां प्रेम और भाईचारा होता है, मस्ती होती है, खुशी होती है, वहीं पर ही भारतीय सभ्यता संस्कृति दिखाई देती है। और कवि कहता है कि यह हमें भारत के गांव में ही दिखाई देती है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे बेटा। इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलुप विशैली वासना का सांप डसता है। पर अब लेखक क्या चिंता व्यक्त करता है कि धीरे धीरे जो भारत देश की सच्ची सभ्यता संस्कृति है, जो गांवों में निवास करती थी, जो ग्रामीण अंचल में बसती थी, अब धीरे धीरे उसके ऊपर शहरी सभ्यता का प्रभाव पड़ता ही जा रहा है। आज
नगरीय भौतिकवाद अर्थात शहरों में जो धन कमाने की लालसा है उसका प्रभाव भारत की ग्रामीण संस्कृति पर पड़ना शुरू हो गया है। गांव की भोली भाली संस्कृति के रहस्य को धीरे धीरे शहर की सभ्यता के रंग में रंगी हुई संस्कृति का प्रभाव विषैली वासना का सांप डसने लगा है। क्या कहते हैं कि अब हमें लालच आ गया है कि शहर में जाकर धन कमाना ही जीवन का एकमात्र मकसद हो गया है, कि ग्रामीण सभ्यता अपनी पावनता को छोड़कर, अपनी पवित्रता को छोड़कर गांव की जो चकाचौंध है, गांव की जो चकाचौंध है, जो नगर की चकाचौंध है, नगर का आकर्षण है, शहर का आकर्षण है, वह उन्हें ज्यादा लगने लगा है। इसका अर्थ क्या है? गांव में जो सच्ची चकाचौंध थी, गांव के अंदर जो सच्चा आकर्षण था, उसका स्थान अब शहर की चकाचौंध लेने लग गई है। कवि कहता है कि कहाँ तो गांव की संस्कृति बड़ी भोली भाली और ना समझ थी, लेकिन अब नगर के दुष्कर्म, नगर का स्वार्थ, निजी स्वार्थ लोलुपता इस संस्कृति पर प्रभाव डालने लगी है। देखिए क्या कहता है कवि कि इन्हीं में लहरती अल्हड़ का अर्थ है भोली भाली, मस्त। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जहाँ किसी भी तरह की शान पत्र नहीं होती, जहाँ किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं होता, बिल्कुल मासूम भोली भाली लहरती मस्त सभ्यता संस्कृति पर आज जो नगर की सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ लोग पहले गांव की चकाचौंध से प्रभावित रहते थे, गांव का आकर्षण, शांति, सुख, भाईचारा, उसकी ओर आकर्षित होते थे। आज शहर के भौतिकवाद की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात धन कमाना, अपने सुख के लिए जीना ही लोगों पर हावी होता जा रहा है। आयानी का अर्थ क्या होता है बेटा? भोली भाली, मासूम संस्कृति की अब दुर्दशा होने लगी है। अर्थात वह गांव के स्वार्थ भरे वातावरण में आकर जो अपनी मूल छवि थी, जो वास्तविक छवि थी, जो सभ्यता थी, जो मासूमियत थी, उसको छोड़ रहे हैं, उसको भूल रहे हैं। सभ्यता का भूत हंसता है। कवि क्या कहना चाहता है कि जब वह संस्कृति नष्ट हो रही है, भोली भाली संस्कृति की बुरी हालत हो रही है, तो नगरीय शहरी सभ्यता का भूत हंस रहा है, मजाक कर रहा है। उसे अपनी विजय पर बड़ा घमंड है। उसे ऐसा लगता है कि आखिरकार मैंने कितने भी प्रयास करके सही, पर गांव की सभ्यता संस्कृति को, गांव के भोले भाले लोगों को शहर की वासना का रंग चढ़ा ही दिया है। सभी को यह लगने लगा है कि अब जो है इस देश को, इस गांव की सभ्यता संस्कृति को, इस देश की सच्ची पहचान को धीरे धीरे हम लोग खोते जा रहे हैं, और शहर की सभ्यता का भूत अपनी विजय के गर्व से, घमंड से हंस रहा है। ठीक है बेटा, अब आपने यह कविता पढ़ी है, इसको आपने, इसकी व्याख्या को समझना है। एक छोटी सी बात और बता दूं, जब आपके एग्जाम होते हैं उसमें सप्रसंग व्याख्या आती है। ठीक है, आपको उसका प्रसंग भी लिखना होता है कि आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम समकालीन हिंदी कविता है। आप जैसे पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, उसकी पहली कविता का नाम हमारा देश है, इसके लेखक अज्ञेय हैं। इन सभी बातों की चर्चा आपने किसमें करनी होती है? प्रसंग में। और इसके साथ साथ यह कविता किस बारे में लिखी गई है, यह एक पंक्ति में बताना होता है कि जैसे यह हमारे देश की सच्ची और सही पहचान के बारे में बताई गई है, हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान, हमारे गांवों के बारे में बताई गई है। और कवि ने यह दुख, यह खेद भी प्रकट किया है कि हमारी भोली भाली अयानी सी संस्कृति पर शहरी संस्कृति का जो प्रभाव जम रहा है, यह सच में चिंता का कारण है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अगली कविता हम लोग कल पढ़ेंगे।